तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हाइब्रिडोमास क्या होते हैं। हाइब्रिडोमास की बात करें तो इसका एक थोड़ा रफ आइडिया लेते हैं। जैसे सेल वन, ये है आपके पास कोई सेल वन हमने इसे नाम दिया है, और ये है आपकी दूसरी सेल टू। जब आप इन दोनों सेल्स को फ्यूज कराते हो, दोनों सेल्स को फ्यूज कराने का मतलब क्या है, जब इनका न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और इनका साइटोप्लाज्म फ्यूजन होगा तो उससे एक सेल क्रिएट होगी, एक वन सेल क्रिएट होगी। उस सेल को बच्चों नाम दिया जाता है आपकी हाइब्रिड सेल। ठीक है, ये जो हाइब्रिड सेल है इसी को बच्चों बोला जाता है आपका हाइब्रिडोमा। ठीक, तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिडोमा क्या होता है और हाइब्रिड सेल्स क्या होती है। दूसरा पॉइंट, आपने जो ये दो सेल्स जो ली हैं, ये सेल वन और सेल टू, आपने इन्हें किस बेसिस पे चूज किया है। इनको चूज किया जाता है बच्चों इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इनकी दोनों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होगी ना, वो काफी ज्यादा डिसिमिलैरिटीज होगी। इन दोनों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन में काफी ज्यादा वैरायटी होगी, सिमिलैरिटी कभी नहीं होगी, हमेशा डिसिमिलैरिटी होगी। तभी आपकी सेल वन और सेल टू को फ्यूज करा करके आपका एक हाइब्रिड सेल क्रिएट किया जाएगा। तो इस बारे में ध्यान रखना है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, डिसिमिलर होगी, यानी कि आइडेंटिकल इज नॉट आइडेंटिकल, इसके बारे में ध्यान रखना है, नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आइडेंटिकल नहीं होगी। तो ये था एक रफ आइडिया अबाउट द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, या फिर हम हाइब्रिडोमास की बात करें तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे उसकी एप्लीकेशंस के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे इसके पूरे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को जो डेवलप किया गया था आपके जॉर्ज कोलर एंड द सिजल माइलस्टीन ने 1975 में डेवलप करा था। ठीक है, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अब जो जॉर्ज कोलर थे एंड सिजल माइलस्टीन थे, उन्होंने उस समय पे उसे डेवलप क्यों करा, मतलब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डेवलप क्यों करा, इसीलिए क्योंकि उस वक्त पे बी सेल मोर्टेलिटी एक मेजर प्रॉब्लम थी। बी सेल मोर्टेलिटी के मतलब क्या है कि जब हम इन विवो कंडीशन की बात करते हैं तो बी सेल जो होती है वो लॉन्ग लिव्ड होती है, और वो प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होकर के सिक्रीटरी एंटीबॉडी सिंथेसाइज करती है। लेकिन जब हम इन विट्रो कंडीशन की बात करें तो वो ज्यादा दिन तक लॉन्ग लिव्ड नहीं रह पाती, यानी कि वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, उनका लाइफ स्पैन घट जाता है जब हम इन विट्रो कंडीशन की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज करा, और उन्होंने बी सेल को फ्यूज करा दिया। बी सेल जो थी आपकी शॉर्ट लिव्ड जो थी, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, उनको फ्यूज कराया कैंसरस सेल्स के साथ, कैंसरस प्लाज्मा सेल्स के साथ। अब ये जो कैंसरस प्लाज्मा सेल्स थी, ये बेसिकली क्या थी, माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स इनके साथ क्यों फ्यूज कराया, क्योंकि ये इमॉर्टल होती है बच्चों। इमॉर्टल कहने का क्या मतलब है, इनके पास काफी ज्यादा ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये इमोर्टैलिटी गेन कर लेती है। इमोर्टैलिटी कहने का मतलब है इनकी डेथ नहीं हो पाती कैंसर सेल्स की। जब हम नॉर्मल वे में भी अगर हम कैंसर सेल्स की बात करें या फिर ट्यूमर सेल्स की बात करें तो वो क्या होती है, इट्स अ काइंड ऑफ अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ, मतलब वो अनरेगुलेटेड मैनर में अपने आप का अपना डेवलपमेंट करती रहती है और बेसिकली ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती है। तो अब इन दोनों के फ्यूजन से जो सेल क्रिएट हुई हाइब्रिड सेल बच्चों, उस सेल्स के पास दोनों प्रॉपर्टीज थी। एक तो वो लॉन्ग लिव्ड भी थी, और दूसरा वो एंटीबॉडी भी सिक्रीट कर सकती थी। लॉन्ग लिव्ड क्यों हो गई, क्योंकि उसका माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूजन हो रखा है, उसमें माइलोमा सेल्स की भी प्रॉपर्टी है और उसमें बी सेल की भी प्रॉपर्टी है। तो हाइब्रिड सेल के पास एंटीबॉडी सिक्रीटिंग भी थी और प्रॉपर्टी थी, और आपकी लॉन्ग लिव्ड प्रॉपर्टीज भी थी। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। हमने बात करी कि इसे डेवलप किसने करा, और फिर उसके बाद इसे डेवलप क्यों किया गया। एप्लीकेशन की बात करें तो डायग्नोस्टिक पर्पस से इसके काफी ज्यादा यूजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, मतलब जब हम दो तरीके की एंटीबॉडीज हमें देखने के लिए मिलेंगी इसमें, जब हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं बच्चों, मोनोक्लोनल और आपकी पॉलीक्लोनल। सिंपल सिंपल सा ये मीनिंग समझो आप कि मोनोक्लोनल का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में डेवलप होंगी और उस पे जाकर के बाइंड करेंगी। एक स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, स्पेसिफिक एंटीजन, वन स्पेसिफिक, ओनली वन। जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती है ये मल्टीपल एंटीजन पे जाकर के बाइंड कर सकती हैं। इनकी कोई स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये एंटीजन पे जाकर के बाइंड करेंगी, एक स्पेसिफिक एंटीजन की जगह ये मल्टीपल एंटीजन पे जाकर के बाइंड कर सकती है। ठीक है, मल्टीपल एंटीजन बाइंडिंग, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी की बात करें तो। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहां कहां यूज होती है, बहुत जगह यूज होती है, बहुत जगह। कैंसर के केस में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज होती है। जैसे डायग्नोस्टिक पर्पस की बात करें, सबसे पहले तो एलाइजा। एलाइजा इट्स अ काइंड ऑफ अ सेरोलॉजिकल टेक्निक्स, जिस सेरोलॉजिकल मेथड होता है, एलाइजा टेक्निक का हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसीज को डायग्नोस करने के लिए। उस एलाइजा के अंदर भी आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ही यूज होती है। अभी हम आगे चल करके पढ़ेंगे ना, जब हम स्टेप्स की बात करेंगे तो उसमें एलाइजा का यूज है। ठीक है,
और होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट, जैसे कि हम बात करें एचसीजी, जो आपकी एचसीजी किट आती है ना, प्रेगनेंसी किट्स आती है, उसमें भी आपका यूज किया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो कैंसरस कैंसरस सेल्स को ट्रीट करने के लिए, कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। MABS जो लिखा हुआ है ना, इसका नाम कुछ नहीं है बच्चों, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइट्यूक्सीमैब और ट्रास्टोजुमैब। ट्रास्टोजुमैब इट्स अ काइंड ऑफ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट द ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के केस में हम यूज करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के केस में, ठीक है। ट्राइट्यूक्सीमैब इट्स अ काइंड ऑफ एंटीबॉडी व्हिच इज यूज्ड इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में आपका ट्राइट्यूक्सीमैब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसका यूज किया जाता है। रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की बात करें या फिर फ्लो साइटोमेट्री की बात करें, तो उस केस में भी आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी यूज किया जाता है। तो मतलब बेसिकली जब हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो इसका इसका यूज क्या है, केवल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे एलाइजा के केस में यूज कर सकते हो, आप कैंसर के केस में यूज कर सकते हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में यूज कर सकते हो, और फ्लो साइटोमेट्री इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के केस में भी यूज कर सकते हो। तो ये था एक आइडिया अबाउट द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने करा और उसकी एप्लीकेशन क्या थी और उस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डेवलप क्यों करा गया। अब हम बात करते हैं उसके डिफरेंट काइंड के स्टेप्स के बारे में। तो बने रहिए बायोनेक्टर्स के साथ, स्टे ट्यून विद द बायोनेक्टर्स एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अभी आपके स्टेप्स को। तो चलिए अब हम समझते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के डिफरेंट काइंड के स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हमें एक स्पेसिफिक एंटीजन को इंजेक्ट करना है एक माइस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका एक माइस है, ये एक माइस हो गया बच्चों, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। ये एक माइस है, इस माइस के अंदर हमें एक स्पेसिफिक एंटीजन को इंजेक्ट करा। अब ये स्पेसिफिक एंटीजन क्या करेगा, ये माइस के अंदर जाएगा और माइस के अंदर जाने के बाद इस माइस की बॉडी इस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप करेगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक एंटीजन हमने इंजेक्ट करा फर्स्ट स्टेप के अंदर, स्पेसिफिक एंटीजन इंजेक्ट इन माइस, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप को हम लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम माइस में से स्प्लीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, स्प्लीन एक्सट्रैक्ट। देखो यहां पे थोड़ा समझने की बात है, एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि हमने स्प्लीन को ही क्यों लिया। स्प्लीन को बच्चों इसलिए लिया क्योंकि जब हम बी सेल की बात करते हैं, बी सेल जो होते हैं बेसिकली आपका एंटीबॉडी बनाते हैं। जब बी सेल की बात करते हैं तो बी सेल सबसे पहले प्रोलिफरेट करते हैं आपके प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल के अंदर। अब ये जो प्लाज्मा सेल हैं ये फर्दर सिक्रीट करते हैं आपकी एंटीबॉडी, यानी कि आपकी सिक्रीटरी एंटीबॉडी। हम जो भी एंटीबॉडीज के बारे में बात करते हैं, आईजी ए की बात करें, आईजी जी की बात करें, आईजी ई की बात करें, तो ये सभी की सभी जो एंटीबॉडीज होती हैं ये सिक्रीटरी एंटीबॉडीज होते हैं और ये प्लाज्मा सेल सिक्रीट करती हैं। अब स्प्लीन ही क्यों एक्सट्रैक्ट करा, जब हम बी सेल की प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, बी सेल के फुल मैच्योरेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली वो स्प्लीन में होता है, इसलिए हमने स्प्लीन को एक्सट्रैक्ट करा माइस में से। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम लैब के अंदर जो हमारे कैंसरस सेल है, यानी कि हमारे माइलोमा सेल्स जो हैं, माइलोमा सेल्स के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है HGPRT। ये जो एंजाइम है ये माइलोमा सेल्स के अंदर नहीं, ये आपकी बी सेल्स के अंदर, ये सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है बेसिकली। अब ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम को कोड करने वाला जो जीन है उसको हम नॉकआउट कर देते हैं। नॉकआउट कहने का क्या मतलब है, नॉकआउट, यहां पे एक वर्ड आया है नॉकआउट। नॉकआउट कहने का मतलब है कि ये जो जीन होगा ये नॉन फंक्शनल होगा, इसका मतलब जो एंजाइम सिंथेसाइज होगा बच्चों वो भी आपका नॉन फंक्शनल होगा, मतलब ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा। ये एंजाइम वर्क कहां करता है इसको थोड़ा समझो। ये एंजाइम जो होता है बच्चों ये वर्क करता है आपका साल्वेज पाथवे में, साल्वेज पाथवे। साल्वेज पाथवे में क्या वर्क करता है बेसिकली, ये आपका साल्वेज पाथवे में जितना भी न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट होता है ना, न्यूक्लिक एसिड जो आपका डीएनए और आरएनए बनाता है, न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट्स, उसको सिंथेसिस में मदद करता है ये एंजाइम HGPRT। इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी हम बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब जब हम HGPRT की बात करते हैं, HGPRT इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपॉक्सीजैंथीन, हाइपॉक्सीजैंथीन ग्वानोसिल फॉस्फो राइबोसिल ट्रांसफरेज।
ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम हेल्प करेगा आपके साल्वेज पाथवे में। साल्वेज पाथवे में क्या होता है कि बेसिकली आपका न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट जो होते हैं वो सिंथेसाइज करे जाते हैं और फिर उसके बाद फाइनली आपका न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब मतलब कोई भी नई सेल डेवलप होनी होगी तो मतलब सेल सेल के अंदर सबसे पहले क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो बेसिकली डीएनए बनेगा, नया डीएनए फॉर्म होगा। अब उस नए डीएनए को फॉर्म होने के लिए कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके डीएनटीपीस की जरूरत पड़ेगी, डीएटीपी, जीटीपी, या फिर हम सीटीपी की बात करें, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, इन सभी की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली उनको सिंथेसिस में कौन हेल्प करेगा, एचजीपीआरटी एंजाइम। अब जब ये नॉकआउट है तो ये आपका साल्वेज पाथवे चलेगा ही नहीं बेसिकली, और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होगा ही नहीं। ठीक है, एक और पाथवे होता है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, एक होता है आपका डी नोवो पाथवे। डी नोवो पाथवे, ठीक है। इस डी नोवो पाथवे में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है आपका बच्चों डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। मैं अपना कैमरा ऑफ कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब डिनोवो पाथवे में जो ये एंजाइम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसका मेन वर्क क्या होता है, ये डाइहाइड्रोफोलेट को कन्वर्ट करता है आपके टेट्राहाइड्रोफोलेट में, टेट्राहाइड्रोफोलेट में। अभी टेट्राहाइड्रोफोलेट जो मेटाबोलाइट है, ये इसका मेन वर्क होता है आपका न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में। ये दोनों पाथवे से आपका न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस ही होता है, न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है ना, इन दोनों पाथवे से ही। मैंने यहां पर न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट आएगा बच्चों, यहां पे कंपोनेंट याद रखना, कंपोनेंट्स। ठीक है, उनके सिंथेसिस में दोनों पाथवे वर्क करते हैं। एक है आपका साल्वेज पाथवे जिसको आपको ध्यान रखना है, दूसरा आपका डिनोवो पाथवे। इन दोनों पाथवे के अंदर कौन कौन से एंजाइम जो होते हैं वो वर्क करते हैं, उनके बारे में अभी आपको ध्यान रखना है, जैसे एचजीपीआरटी और आपका डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इन दोनों चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब माइलोमा सेल्स थे, माइलोमा सेल्स के अंदर क्या है, एचजीपीआरटी नेगेटिव है, इसका मतलब नॉन फंक्शनल है, मतलब ये साल्वेज पाथवे रन नहीं होगा आपके माइलोमा सेल्स के अंदर। लेकिन बी सेल के अंदर, बी सेल कहां से आया है, ये स्प्लीनिक सेल से आया है। मतलब स्प्लीन के जो सेल्स होंगे अगर हम उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब हमने स्प्लीनिक टिश्यू, स्प्लीन ही एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इसके अंदर स्प्लीनिक टिश्यू होंगे। स्प्लीनिक टिश्यूज के साथ साथ इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, आपके स्प्लीनिक सेल्स होंगे। स्प्लीनिक सेल्स कंटेन करेंगे आपके बी सेल्स जो कि प्रोलिफरेट करेंगे प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स सिंथेसाइज करेंगे आपका सिक्रीटरी एंटीबॉडीज। अब हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप के अंदर, अब आपके जो बी सेल हैं, जो स्प्लीनिक सेल्स हैं, स्प्लीनिक सेल्स हैं बच्चों, प्लस आपके माइलोमा सेल्स, माइलोमा सेल्स को फ्यूज कराना। अब फ्यूज कराने के लिए हम बहुत सारे फ्यूजिंग मेथड्स का यूज करते हैं। बेसिकली सबसे पहला जो मेथड हम यूज करते हैं, आपका क्राउडिंग रीजेंट यूज करते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसको आप क्राउडिंग रीजेंट भी बोलते हो या फिर फ्यूजिंग रीजेंट भी बोलते हैं, क्राउडिंग रिएजेंट, या फिर आप इसे फ्यूजिंग रीजेंट ही बोलते हैं। ये दो नाम है, इनके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा जो मेथड है बच्चों, हम इलेक्ट्रोफ्यूजन, इलेक्ट्रोफ्यूजन। नॉर्मली ये दोनों प्रोसेस जो है, ये दोनों मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं आपके स्प्लीनिक सेल्स और माइलोमा सेल्स को आपस में फ्यूज कराने के लिए। ठीक है, अब जो हाइब्रिड सेल्स इनसे बनी है, अब जो फ्यूज्ड सेल बनी है इन दोनों से, वो कैसी है, आपकी हाइब्रिड सेल है। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिड सेल है बच्चों, इस सेल के पास दोनों तरीके की प्रॉपर्टी है। दोनों तरीके की प्रॉपर्टी किस किस तरीके की, ध्यान रखना कि ये एंटीबॉडी भी सिक्रीट करेंगी और ये आपकी इमॉर्टैलिटी भी होगी। ठीक है, इमॉर्टैलिटी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। अब एक और बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है बच्चों, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये पूरा एक रिएक्शन मिक्सचर है। ठीक है, ये एक रिएक्शन मिक्सचर है, ये एक हमारे पास माइक्रोसेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। ठीक है, इस माइक्रोसेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर कुछ आपकी सेल्स होंगी जो फ्यूज्ड होंगी, यानी कि हाइब्रिड सेल्स होंगी, कुछ जो होंगी आपकी नॉन हाइब्रिड सेल्स होंगी, या फिर हम बात करें ये केवल माइलोमा सेल्स हैं, माइलोमा सेल्स जो नॉन फ्यूज्ड हैं, अनफ्यूज्ड कह लेते हैं इन्हें, अनफ्यूज्ड। ठीक है, और कुछ जो होंगे आपके अनफ्यूज्ड सेल होंगे, अनफ्यूज्ड बी सेल होंगे, बी सेल, या फिर हम बात करें आपके स्प्लीनिक सेल्स होंगे। ठीक है, स्प्लीनिक सेल्स, और कुछ होंगे आपके कंप्लीट फ्यूज्ड सेल, फ्यूज्ड हाइब्रिड सेल। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, इनको थोड़ा समझो। हाइब्रिड सेल्स देखो, हाइब्रिड सेल्स जो होंगी इनके पास माइलोमा सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके पास इमॉर्टैलिटी है। इमॉर्टैलिटी के साथ साथ इनके पास एचजीपीआरटी जीन आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी
रोल हो जाएगा यहाँ पे किस तरीके से, क्योंकि जो स्प्लीनिक सेल है, स्प्लीनिक सेल के पास तो आपका HGPRT जीन है, HGPRT जीन प्रेजेंट है, ठीक है। माइलोमा सेल्स के पास आपका HGPRT जो जीन है वो बेसिकली नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो फ्यूज सेल है इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं, मतलब इसके पास HGPRT जो जीन है बच्चों वो आपका प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि जो माइलोमा सेल्स थी उनके पास तो HGPRT नहीं था, लेकिन जब ये फ्यूज करा दी गई स्प्लीनिक सेल्स के साथ जिनके पास HGPRT जीन था, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये था प्रोफाइल HGPRT जीन के रिगार्डिंग, यानी कि इनके पास फंक्शनल एंजाइम किन किन के पास होगा और किसके पास नहीं होगा। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा यहां पर पॉइंट हम रखते हैं डीनोवो पाथवे में रन होने वाले आपके डीनोवो पाथवे। डीनोवो पाथवे में आपका कौन सा एंजाइम था, उस एंजाइम को याद रखना है, जो आपका एंजाइम का नाम क्या था, आपका डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, ठीक है। ये तो सभी के पास होगा बेसिकली, अगर हम बात करें तो इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, ठीक है। ये सभी के पास होगा। अब ये है हमारा सिक्स्थ पॉइंट। इस सिक्स्थ स्टेप में हमें क्या ध्यान रखना है, सिक्स्थ स्टेप के अंदर अब हमारे पास जो ये ट्यूब है, इस कंप्लीट ट्यूब के अंदर हमारे फ्यूज्ड सेल भी हैं बच्चों और हमारे अनफ्यूज्ड सेल भी हैं। हमारे पास फ्यूज्ड भी हैं, अनफ्यूज्ड। अनफ्यूज्ड कैसे कैसे, हमारे पास माइलोमा भी पड़े हुए हैं और हमारा स्प्लीनिक सेल्स भी है अनफ्यूज्ड, ठीक है। ये आपके फ्यूज्ड सेल हो गए और ये आपके अनफ्यूज्ड सेल हो गए, ठीक है। इनके बारे में ध्यान रखना। अब इनको हम उठा करके ना पोर कर देते हैं, पोर कर देते हैं एक पेट्री डिश में, पेट्री प्लेट में। इस पेट्री प्लेट के अंदर एक मीडियम प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है आपका हैट मीडियम। हैट मीडियम, ये हैट मीडियम क्या होता है, ये जो सिक्स्थ स्टेप है बच्चों इसको बोला जाता है इसका सिलेक्शन स्टेप, सिलेक्शन स्टेप, ठीक है। सिलेक्शन स्टेप, इसको ध्यान रखना। हैट मीडियम के अंदर H रिप्रेजेंट करता है इसका हाइपॉक्सी जैंथीन को, हाइपॉक्सी जैंथीन को। A रिप्रेजेंट करता है इसका अमीनोप्टेरिन को, अमीनोप्टेरिन। और T रिप्रेजेंट करता है इसका थायमिडीन को। अब हाइपॉक्सीजैंथीन और आपका थायमिडीन ये तो एक्ट एज अ प्रिकर्सर की तरह काम करेंगे न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस में, और ये हेल्प करेंगे न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस में, भले वो डी नोवो पाथवे से हो, भले हम साल्वेज पाथवे की बात करें, ठीक है। अमीनोप्टेरिन क्या होता है, ये एक तरीके का इनहिबिटर है बच्चों, ये है इनहिबिटर। ये इनहिबिटर किसका है, ये इनहिबिटर है बच्चों उस एंजाइम का जो आपका डी नोवो पाथवे में वर्क हो रहा था, यानी कि आपका डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। ये हेल्प कर रहा था आपका डीनोवो पाथवे में। अब जब ये जो अमीनोप्टेरिन है इसे आकर के ब्लॉक कर देगा, यहां पर ब्लॉक कर देगा, तो इससे जो डीनोवो पाथवे है वो रन होगा ही नहीं, डीनोवो पाथवे रन नहीं होगा, बिल्कुल भी रन नहीं होगा डीनोवो पाथवे। अब जब डीनोवो पाथवे रन नहीं होगा तो इसका मतलब है न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस किस पर डिपेंड होगा, केवल साल्वेज पाथवे के। मतलब कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज अगर एंजाइम ब्लॉक हो गया है तो डीनोवो पाथवे रन नहीं होगा, और जब डीनोवो पाथवे रन नहीं होगा तो दूसरे पाथवे की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि साल्वेज पाथवे की तरफ शिफ्ट होगा आपका न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस, और सेल जो होंगे अपने क्लोन्स को सिंथेसाइज करेंगे, मतलब अपनी कॉपीज को सिंथेसाइज करेंगे उस हैट मीडियम में। अब जो हैट मीडियम है ना आपके पास, इस हैट मीडियम के ऊपर केवल वही सेल सिंथेसाइज कर पाएंगे जिनके पास HGPRT जीन होगा, ठीक है, क्योंकि अमीनोप्टेरिन की वजह से ये इनहिबिट कर दे रहा है डीनोवो पाथवे को। अब यहां पर केवल आपके फ्यूज्ड सेल ग्रो कर पाएंगे और आपके जो स्प्लीनिक सेल्स होते हैं वो ग्रो कर पाएंगे, बाकी के आपके जो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स थे जिनके पास HGPRT नहीं था, HGPRT एंजाइम जो जीन था वो नॉकआउट था, ये तो हो जाएंगे किल, ये मर जाएंगे। और फिर उसके बाद ये और ये दोनों सर्वाइव करेंगे, दोनों सर्वाइव कर, क्योंकि इनके पास फंक्शनल HGPRT जीन है, यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके पास है अनफ्यूज्ड स्प्लीनिक बी सेल्स के पास और आपका फ्यूज्ड हाइब्रिड सेल्स के पास, इन दोनों के पास आपका HGPRT जीन है। अब जब हम बात करते हैं अनफ्यूज्ड स्प्लीनिक सेल्स की, स्प्लीनिक सेल्स, अब अनफ्यूज्ड स्प्लीनिक सेल्स का तो यहां पर कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है, क्योंकि ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स टेक्निक थी ये प्रोड्यूस इसलिए करी गई थी क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड होती है, बिकॉज दे आर शॉर्ट लिव्ड,
शॉर्ट लिव्ड। इनके अंदर जो प्लाज्मा बी सेल रहेंगी वो काफी ज्यादा शॉर्ट लिव्ड हो जाएंगे और काफी समय के बाद, मतलब ज्यादा टाइम नहीं, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 डेज के बाद ये आपस में किल हो जाती है। ठीक है, ये भी किल हो जाती है। केवल हमारे पास जो हैट मीडियम के अंदर बसती है, ये बसती है हमारे पास केवल और केवल हाइब्रिड सेल्स। तो इनके बारे में ध्यान रखना है, हाइब्रिड सेल्स के बारे में। तो इस तरीके से ये हाइब्रिड सेल्स उस हैट मीडियम के अंदर ग्रो होती हैं और हैट मीडियम के थ्रू हमने सिलेक्शन करा। हैट मीडियम से सेलेक्ट करके हम इन सेल्स को यहां से सेपरेट करते हैं और सेपरेट करने के बाद 7th स्टेप में हम करते हैं स्क्रीनिंग। सेपरेट करने के बाद उन्हें एक न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर डालते हैं, न्यूट्रिटिव मीडिया। इस मीडिया के अंदर बच्चों केवल और केवल आपके फ्यूज्ड सेल ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। यह है न्यूट्रिटिव मीडिया। ठीक है, इस मीडिया के अंदर केवल फ्यूज्ड सेल अपने क्लोन्स बनाएंगे, बहुत सारे क्लोन्स। इस न्यूट्रिटिव मीडिया के बाद हम नेक्स्ट स्टेप लाते हैं आपका स्क्रीनिंग का। देखो बच्चों, स्क्रीनिंग जो होती है, स्क्रीनिंग क्यों जरूरी होती है? देखो, आपके पास हाइब्रिड सेल्स हैं। अब वो जो हाइब्रिड सेल्स हैं वो एक्चुअल में वो पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में वर्क कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इसका भी तो पता लगाना जरूरी है। इसलिए ये स्क्रीनिंग प्रोसेस जो होता है ये किया जाता है स्टेप। इस प्रोसेस में हम यूज करते हैं एलाइजा टेक्निक की। एलाइजा अगर किसी ने पढ़ा हो तो सभी को पता होगा। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको हम लेकर के चलते हैं एलाइजा के अंदर किस तरीके से। एक 96 वेल माइक्रो टाइटर प्लेट होती है, माइक्रो टाइटर प्लेट होती है, टाइटर प्लेट, और वो एंटीजन कोटेड होती है। एंटीजन कोटेड कौन सा होगा? कौन सा एंटीजन कोटेड होगा बच्चों? वही एंटीजन जो हमने इंजेक्ट करा था स्टार्टिंग में। ठीक है, जो प्री एंटीजन था, पहले जो हमने एंटीजन इंजेक्ट करा था माइस के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर, यहां पर आपको ध्यान हो, यहां पर जब ये इंजेक्ट करा, यही स्पेसिफिक एंटीजन को हम कोट करते हैं उस 96 वेल्स के सरफेस पे। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में, इस एलाइजा के अंदर ही चल रहा है अभी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर उसके बाद हम हाइब्रिडोमा सेल्स के डाइल्यूशन बनाते हैं। diluted cells of hybridoma are poured into the 96 well। जब 96 वेल्स के अंदर हम डालेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा और यहां पर क्या होगा? एंटीजन प्लस एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होने के बाद इन दोनों में बाइंडिंग हो जाएगी, एंटीजन और एंटीबॉडी में। फिर उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा? हम किस तरीके से आंखों से देख करके पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग हुई है? तो उसके लिए हम डालते हैं थर्ड में आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है। इसके दो फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है कि ये एंजाइम लिंक्ड होती है। एंजाइम लिंक, इसके साथ कोई भी एंजाइम लिंक हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे एलाइजा के केस में हम मोस्टली एचआरपी यानी कि हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज और एल्कलाइन फॉस्फेटेज सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है हमें, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, ये दो एंजाइम लिंक्ड होते हैं उस एंटीबॉडी के साथ। और दूसरा, ये एफसी पोर्शन पे जाकर के बाइंड होती है प्राइमरी एंटीबॉडी के, एफसी पोर्शन पे बाइंड करेगी, बाइंड टू द प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी बच्चों कौन सी हो गई यहां पर? ये आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी एंटीबॉडी वही आपकी एंटीबॉडी जो उस हाइब्रिड सेल के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के पास। कैसे? अगर हम यहां पर एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जांपल ये है आपका वो 96 वेल्स का एक प्लेट, यहां पर ये पर्टिकुलर एंटीजन है, उस पर आकर के आपकी ये एंटीबॉडी बाइंड करी। ठीक है, ये थी आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी। अब उसके बाद हमने वो सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, अब वो सेकेंडरी एंटीबॉडी आकर के यहां पर बाइंड करी, तो ये होगी इसकी प्राइमरी एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, और ये होगी आपकी सेकेंडरी। सेकेंडरी एंटीबॉडी कहां पर आकर के बाइंड करेगी उसके बारे में ध्यान रखना है आपको। इरेज कर दूं, वेट अ मिनट। सेकेंडरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी आकर के बाइंड करेगी एफसी पोर्शन पे, किसके? प्राइमरी एंटीबॉडी के। और फिर उसके बाद वो एंजाइम लिंक्ड है। तो फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें, यहां पर फोर्थ स्टेप में हम वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग करने के बाद क्या होगा? जो आपकी अनबाउंड एंटीबॉडी होगी, अनबाउंड एंटीबॉडी, वो वॉश्ड ऑफ हो जाएगी, मतलब वो क्लीनिंग के थ्रू निकल जाएगी, वॉश्ड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, रिमूव हो जाएगी। फिफ्थ स्टेप में हम डालते हैं एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, उसी वेल के सभी वेल्स के अंदर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट किसके अकॉर्डिंग डाला जाएगा बच्चों? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का मतलब है कि ऐसा सबस्ट्रेट जब उसे किसी वेल के अंदर डालेंगे तो वो अपने एंजाइम के साथ रिएक्ट करके एक कलरफुल प्रोडक्ट देगा, मतलब कलर जनरेट करेगा।
ठीक है, जब हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल हमने एल्कलाइन फॉस्फेटेज लिया है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ लिंक करा है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, तो उसके साथ हम सबस्ट्रेट डालेंगे आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज के साथ एन नाइट्रोफिनॉल, सॉरी पी नाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेट, फॉस्फेट। जब हमने ये सबस्ट्रेट डाला तो इस सबस्ट्रेट के डालने के बाद अगर हमारा कलर प्रोड्यूस हुआ है, कलर प्रोड्यूस हुआ है जिस भी वेल्स में 96 वेल्स के अंदर, जिस भी वेल्स के अंदर कलर प्रोड्यूस हुआ है, तो वो वेल कंटेन करता है हमारा एंटीबॉडी, वो वेल कंटेन करता है हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक एंटीजन इंजेक्ट करा था और एक ही स्पेसिफिक एंटीजन हमने 96 कोटेड वेल के अंदर कोट करा था, ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगर कलर प्रोड्यूस हो गया, फॉर एग्जांपल कोई कलर नहीं आया, नो कलर इज प्रोड्यूस, नो कलर प्रोड्यूस, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि वहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, नो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये था बेसिकली एक पूरा प्रोसीजर जो हमने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पढ़ा, जिसमें कि हमने सिंथेसाइज करा आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बाय द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप करा है। सबसे पहले स्टेप में हमने एक स्पेसिफिक एंटीजन जो था वो इंजेक्ट करा माइस के अंदर। मैं रेड पेन से ले लेता हूं और फटाफट से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। देखो, स्पेसिफिक एंटीजन को इंजेक्ट करा माइस के अंदर और फिर उसके बाद उसकी स्प्लीन को एक्सट्रैक्ट करा। स्प्लीन को क्यों एक्सट्रैक्ट करा? इस वजह से क्योंकि जो बी सेल थी वो आपकी स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट रहती है मेजोरिटी में जब हम उसके मैच्योरेशन की बात करते हैं। वो बी सेल कन्वर्ट होती है प्लाज्मा सेल में, जब एंटीजेनिक इंटरेक्शन होता है एक्टिवेट होने के बाद प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट होने के बाद वो सिक्रीटरी एंटीबॉडी सिंथेसाइज करेगी। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में लैब के अंदर जो माइलोमा सेल्स प्रेजेंट थे यानी कि कैंसर सेल्स प्रेजेंट थे, उनके ऊपर हमने HGPRT सिंथेसिस एंजाइम जो जीन था उसको हमने नॉकआउट करा। नॉकआउट कहने का मतलब क्या है कि वो नॉन फंक्शनल हो गया। नॉन फंक्शनल होगा तो वो साल्वेज पाथवे को ब्लॉक कर देगा। साल्वेज पाथवे में इस एंजाइम की मेजर रिक्वायरमेंट रहती है, तो न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा साल्वेज पाथवे में अगर जिस सेल के अंदर ये जो जीन होगा वो नॉकआउट होगा, हाइपोक्सीजैंथिन ग्वानिसिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। फिर उसके बाद एक और पाथवे होता है, अगर कोई एक पाथवे ब्लॉक होता है तो दूसरा पाथवे चलता है डीनोवो पाथवे। तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है ये डीनोवो पाथवे में मेजर रोल प्ले करता है। ये डाइहाइड्रोफोलेट को आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है, जो कि आपका न्यूक्लिक एसिड कॉम्पोनेंट सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। फोर्थ स्टेप के अंदर हमने स्प्लीन सेल्स और आपका माइलोमा सेल्स, इन दोनों को फ्यूज कराया बाय द पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल और आपका इलेक्ट्रोफ्यूजन। ये दोनों मेथड यूज किए जाते हैं। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल को आप क्राउडिंग रीजेंट और फ्यूजिंग रीजेंट भी कहते हैं। और हाइब्रिड सेल आपकी क्रिएट होती है जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीबॉडी सिक्रेटरी भी और इमोर्टैलिटी भी। इमोर्टैलिटी किसकी वजह से? ड्यू टू द माइलोमा सेल्स, क्योंकि वो कैंसरस सेल्स है। फिर उसके बाद जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर था, उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमें 3 तरीके की सेल मिल सकती है, क्योंकि दो कुछ भी हो सकता है, या तो फ्यूज्ड हुई होंगी, ठीक है, तो वो बना देंगे आपका हाइब्रिड सेल्स, या तो फ्यूज नहीं होंगी यानी कि अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स होंगी, या फिर अनफ्यूज्ड आपकी बी सेल्स हो सकती हैं, तो यानी कि स्प्लीनिक सेल्स हो सकती हैं जिनके पास HGPRT पॉजिटिव होगा, और माइलोमा सेल के पास तो HGPRT है ही नहीं, और फ्यूज्ड सेल के पास एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है कि जो इसकी स्प्लीनिक सेल थी वो इसे HGPRT जीन प्रोवाइड कर देंगे हाइब्रिड सेल के अंदर, तो ये भी HGPRT पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा जो था डीनोवो पाथवे डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसको भी ध्यान रखना था, क्योंकि हैट मीडियम को, क्योंकि जो रिएक्शन मिक्सचर है अब हमने इसे पोर कर दिया, सेलेक्टिव स्टेप पे आ चुके हैं, 6th स्टेप पे सिलेक्शन का स्टेप है। इसमें हम इन सभी को पोर कर देते हैं आपके हैट मीडियम कंटेनिंग माइक्रोटाइटर बेसिकली आपका पैट्री डिश में। हैट मीडियम जो होता है वो कंटेन करता है आपका हाइपोक्सीजैंथिन, अमीनोपेरिन और थायमिडिन। हैट मीडियम जिसमें हाइपोक्सीजैंथिन और थायमिडिन जो होते हैं ये दोनों के दोनों प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं, एक्ट एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह। अमीनोपेरिन जो होता है ये बेसिकली वर्क करेगा आपका इनहिबिटर की तरह, ये इनहिबिट करेगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, यानी कि जो डी नोवो पाथवे में एंजाइम काम कर रहा था उसी को ब्लॉक कर देगा, मतलब डी नोवो पाथवे कंप्लीटली ब्लॉक। फिर उसके बाद अब हमें कौन कौन सी सेल्स सर्वाइव करने के लिए देखने को मिलेगी, जिनके अंदर साल्वेज पाथवे रन हो रहा होगा, मतलब माइलोमा सेल्स होंगी वो तो पहले ही डाई हो जाएंगे क्योंकि उनके पास नॉकआउट कर दिया गया है HGPRT जीन। फिर उसके बाद आपके अनफ्यूज्ड स्प्लीनिक सेल्स होंगे। अनफ्यूज्ड स्प्लीनिक सेल्स जो है वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, काफी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते नॉर्मली इन विट्रो कंडीशन में, लेकिन हाइब्रिड सेल जिंदा रह सकते हैं क्योंकि उनके पास इमोर्टैलिटी का फंक्शन है, अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि वो कैंसर सेल के साथ फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमें एक तरीके से मिल गए हमारे हाइब्रिड सेल्स। अब इन हाइब्रिड सेल्स को हमें
न्यूट्रिटिव मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। न्यूट्रिटिव मीडियम कोई सा भी ले सकते हैं मैमिलियन, अगर हम डी मैम एक मीडिया होता है वो भी हम ले सकते हैं, उस मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, तब हाइब्रिडोमा सेल अपने आप के क्लोन्स बनाती है, बहुत सारे क्लोन्स बनाएगी, अपने आप की नंबर को इंक्रीज करेगी 7th स्टेप में। फिर उसका 8th स्टेप आता है स्क्रीनिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मोस्ट ऑफ द वीडियोज आप देख लेना, स्क्रीनिंग के बारे में नहीं बता रखा है। स्क्रीनिंग स्टेप का मतलब क्या है, मतलब हम स्क्रीन करके पता लगाएंगे कि एक्चुअल में वो बाइंड कर भी रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर भी रही हैं या फिर नहीं कर पा रही हैं। जब वो एंटीबॉडी सिक्रीट कर रही होंगी तो बेसिकली वो हमारी कलर प्रोड्यूस करेंगी, अदरवाइज वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी। यानी कि सबसे पहले हम एलाइजा टेस्ट लगाते हैं, 96 वेल्स माइक्रोटाइटर प्लेट होती है जो कि एंटीजन कोटेड हो रही है। कौन सा एंटीजन? वही जो स्टार्टिंग में हमने माइस में इंजेक्ट करा था। डाइल्यूटेड सेल्स ऑफ अ हाइब्रिडोमा आर पोर्ड इनटू द 96 एंटीजन और 96 वेल्स के अंदर हम उस हाइब्रिडोमा सेल्स के डाइल्यूशन को पुट करेंगे एक एक करके 96 वेल्स के अंदर। फिर उनके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्रिएट होगा, और फिर वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को हम देख सकते हैं किस तरीके से हम सेकेंडरी एंटीबॉडी को पोर करते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है वो एक एंजाइम लिंक्ड होती है। कौन कौन सा एंजाइम? या तो हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज एचआरपी या फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज हम यूज करते हैं। दूसरा, वो जो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है वो जाकर के बाइंड करेंगे आपके एफसी पोर्शन ऑफ द प्राइमरी एंटीबॉडी। एफसी पोर्शन जो होता है प्राइमरी एंटी, क्योंकि हम कोई भी एंटीबॉडी ले लें तो उसके पास दो तरीके के रीजन होते हैं, अगर आपको पता हो तो, अगर आपने पढ़ी हो इम्यूनोलॉजी तो, ये होता है फ्रेगमेंट FAB और ये होता है बच्चों FAC, FC ओनली, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग और फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली एफसी पोर्शन पे आकर के सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड कर देगी, उसके बाद हम वॉशिंग करेंगे, जो अनबाउंड एंटीबॉडी होगी वो वॉश्ड ऑफ हो जाएगी, और फाइनली क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे लास्ट में, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर हमने एंजाइम लिंक कराया तो उसमें हम यूज करेंगे पी नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेट, जिसमें से फॉस्फेट अलग हट जाएगा और पी नाइट्रोफिनॉल केवल एक कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से अगर वो कलर प्रोड्यूस कर पा रहा है, यानी कि एंजाइम सेकेंडरी एंटीबॉडी अगर बाइंड हुई है क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट थी तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं आपके हाइब्रिडोमा सेल्स। तो ये था ऑल अबाउट द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स।